जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम सिलचर का आर्मी का जीएस का जो ओरिजिनल पेपर था वो डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फटाफट से अपना सपोर्ट बनाए रखें और क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे ईमानदारी के साथ आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन टाइप किए हुए आपको मिलेंगे। जवाब देंगे। दाब की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। दाब यानी कि प्रेशर की आपको यूनिट बतानी है, ठीक है, ऐसा ही यूनिट बतानी है प्रेशर की। ये आपके ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, सभी को दिख रहे हैं। न्यूटन, किलो कैलोरी, पास्कल और जूल बताएंगी। तो दाब की इकाई पास्कल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बताइए आपको, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दूं। जूल का बताएंगे, जूल का बताएंगे कार्य की इकाई क्या है, ठीक है। बल का बताएंगे, बल की इकाई क्या है, न्यूटन है क्या। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलीय घोल का उदाहरण है। जलीय घोल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। चीनी, बेंजीन, ईथर या CS2। चीनी जो है एक जलीय घोल का उदाहरण है। समांगी मिश्रण होता है, चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाती है, तो चीनी और पानी को अलग अलग सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता है, तो ये जलीय घोल का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज की मात्रा शामिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी की प्रक्रिया को विकसित करती है। प्रतिरक्षी की प्रक्रिया को विकसित करती है। ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, जवाब देंगे। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ राइट आंसर पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिरक्षीकरण होता क्या है। देखो, तो प्रतिरक्षीकरण की परिभाषा को हम डिस्कस करते हैं। वह प्रक्रम जिसके अणु जीवों में संक्रमण का प्रतिरोध करने की क्षमता उत्पन्न करते हो, प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। प्रतिरक्षीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करती है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को डेवलप करती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में मुग्धरक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है। मुग्धरक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है ब्रेन, नी यानी घुटना, शोल्डर या ईयर। बताएंगे जल्दी से। तो ये पाए जाते हैं आपके कान में। कहाँ पाया जाएगा, कान में। हार्ड लेवल का क्वेश्चन ही था, बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए फिर भी ठीक है। छोटे बच्चों के पोषण के लिए कौन सी जो ग्रंथि है उनकी उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मैमल्स। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का पूरा नाम। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें राइबो नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ओनली न्यूक्लिक एसिड है, तो ये नहीं होगा। और इसमें डाईऑक्सी है, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको राइट मिल जाएगा, ठीक है। डीऑक्सी, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो पेपर में ज़्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन ही आए हुए हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं। कौन सा समूह होता है वो आपको बताना है जल्दी से, ठीक है। जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं तो वो होगा यहाँ पे ऑर्थोपोडा। क्या होगा, ऑर्थोपोडा। इसमें सभी प्रकार के आवास, जैसे जलीय आवास मान सकते हैं, स्थलीय, भूमिगत, वायु में रहने वाले,
काफ़ी सारे जीव इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो कंकाल होता है वही कंकाल ये काइटिन नाम का, क्या होता है इसमें, काइटिन नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। काइटिन, काइटिन नाम का इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ऑर्थोपोडा इसको करेंगे, ये सबसे बड़ा प्राणी जगत का संघ है, सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट्स में एग्जाम्पल देना है आपको, कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम से एक क्वेश्चन और पूछता है कि पौधों में भोजन कौन से ऊतक से पहुँचता है। पौधों में भोजन कौन से ऊतक से पहुँचता है, तो वो भी फ्लोएम से पहुँचता है। पानी का पूछा जाता है, पौधों में जल का पूछा जाए ना, पौधों में जल कौन से ऊतक से पहुंचता है, तो वहाँ पे होगा जाइलम। ये दो क्वेश्चन कई बार आदमी पूछे जाते हैं, तो इनको नोट करेंगे। प्लांट्स में जल कौन से ऊतक यानी टिश्यू से पहुंचता है, तो जल पहुंचता है जाइलम से। भोजन पहुंचता है, पौधे में भोजन पहुंचता है फ्लोएम से। और जो फ्लोएम होता है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है तो पत्तियों के द्वारा, तो उसमें जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। बता देंगे, जिन्होंने पीछे का ओरिजिनल पेपर देखा हुआ होगा उनको ध्यान होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो ये स्टोमेटा यानी कि रंध्र यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जो गैस का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है। वायवीय श्वसन का स्थान है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या राइबोसोम। जवाब देंगे, उच्च स्तर के पौधों के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, जो श्वसन की क्रिया होती है, जो सांस लेने की क्रिया होती है, वो प्रत्येक सजीव कोशिका के अंदर होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे मनुष्य हो, कोई जीव जंतु हो, ठीक है। तो ये जो क्रिया उच्च स्तरीय जो पौधे होते हैं उनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। जो प्रारंभिक श्वसन संबंधी क्रियाएं हैं वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती हैं और शेष जो क्रियाएं हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं, ठीक है। और जो श्वसन क्रिया का अंतिम चरण होता है उसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो भाग रहता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस इसको बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस, क्योंकि अधिक ऊर्जा का नियंत्रण यहीं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल या रासायनिक यानी केमिकल पोल्यूशन से संबंधित कौन सा नहीं है, वो बता दो। ऑप्शन दिख रहे हैं सारे आपको, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ संदूषण, ए ऑप्शन राइट होगा। ये औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बाकी नाइट्रेट संदूषण, सल्फेट और पारा यानी कि मरकरी का जो संदूषण है वो रासायनिक प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये जो रहता है प्रोटोजोआ संदूषण वगैरह, ये जो नॉर्मल हमारा जो पर्यावरण मान लो या कुछ मिट्टी वगैरह मान लो उसी तक सीमित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के क्या कारण हो सकते हैं। क्या हो सकता है उससे, कोई रोग का नाम आपको बताना है। परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होती है उच्च ऊर्जा, ये आपको पता है।
हाई रेडिएशन उत्पन्न होता है, हाई रेडिएशन एनर्जी उत्पन्न होती है, जो विकिरण होते हैं। तो इससे कौन सा रोग हो सकता है, वो रोग आपको बताना है। ल्यूकेमिया, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ या मोतियाबिंद। देखो, जो ल्यूकेमिया रोग होता है इसको हम अस्थि मज्जा का कर्कट रोग भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यू को खराब करता है एक तरीके से, ठीक है। रक्त बनाने वाले जो टिश्यू होते हैं, उत्तक जो होते हैं, उत्तक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन पर प्रभाव डालता है, ठीक है। इस रोग के अंदर ये होता है। और उसमें क्या होता है कि यह रोग जो है रक्त बनाने वाले उत्तकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है उस क्षमता में रुकावट पैदा करता है। और यह रोग परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण और अधिक हो सकता है, फैल सकता है, ठीक है। तो ये शरीर के उत्तक और कोशिका पर इफेक्ट करता है ल्यूकेमिया रोग। तो कैंसर को बढ़ावा दे सकता है ये। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, समताप मंडल में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करता है। ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर जो है, ये क्वेश्चन 3-4 बार आर्मी में रिपीट हो चुका, किसको फिल्टर करता है, कौन सी रेज हैं, कौन सी विकिरण हैं जिनको फिल्टर करता है। देखो, लगभग जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल में जो है ओजोन की परत पाई जाती है, लगभग बता रही हूँ मैं। और अब आपको बताना है कि कौन सी विकिरणों को, कौन सी हानिकारक विकिरणों को रोकती है। यूवी रेज को रोकती है, अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पैराबैंगनी किरणों को रोकती है, पर यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है UVA, UVB या UVC या उपयुक्त सभी। तो अगर मुख्य रूप से बात की जाए कि मुख्य रूप से किसको रोकेगी, तो UVB रेज को ये रोकती है। मेन काम इनका यही होता है, मुख्य रूप से किसको रोकेगी, UVB रेज को। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे धूप का विटामिन कहते हैं। मतलब कौन से विटामिन से हम, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमें धूप से प्राप्त हो सकता है, धूप से प्राप्त हो सकता है। तो आपको पता ही है विटामिन डी जो है धूप से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बाकी दूध में भी पाया जाता है कुछ मात्रा में विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है हड्डियों का, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से आपको पता है बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से बताओ जल्दी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। इनके रासायनिक नाम वगैरह आपको ग्रीन कलर वाली जो अपनी फुल सिलेबस वाली बुक है उसमें भी दे रखा है। जो स्पीडी सोल्जर GK GS कंप्यूटर वाली जो बुक है ब्लैक कलर वाली, उसके अंदर भी आपको दे रखे हैं इनके नाम वगैरह। जितने भी क्वेश्चन विटामिन से बनते हैं तो वो सारे पढ़ेंगे अच्छे से आप। और जिनके पास नहीं है वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से या मीशो से मंगवा सकते हैं, तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से भी मंगवा सकते हैं जो गाँव के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। अब नाम से तो ऐसे लगेगा जैसे ताप की इकाई है, लेकिन ताप की नहीं है भाई। ये बहुत बड़ी दूरी जब नापनी हो, खगोलीय दूरी जब मापनी हो तो दूरी की इकाई है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है बार बार रिपीट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे दूरी की इकाई है ये, ठीक है, दूरी की इकाई है। एक पारसेक भी पूछा जाता है, पारसेक भी दूरी की इकाई है, ठीक है, पारसेक भी दूरी की इकाई है। ये भी कर लिया नोट। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके, फटाफट से लगभग 10-15 मिनट में हो गए हैं हमारे। तो 30 क्वेश्चन क्या थे, मतलब 15 से 13 क्वेश्चन हुए थे, मतलब 15 क्वेश्चन थे टोटल। हमारे क्वेश्चन कितने थे, 15 क्वेश्चन थे। 15 में से अगर 12 प्लस या 13 से अधिक अगर आपके सही हो रहे हैं तो मतलब तैयारी बहुत ही शानदार है। और अगर 10 तक सही हो रहे हैं तो मानो कि 2-3 क्वेश्चन कम से कम और आपको सही करने की अभी भी ज़रूरत है, ठीक है। इसका जीके का पोर्शन मैंने कल की क्लास में करवा दिया था, जीके इसका हो चुका है। सिलचर का जो जीके था वो पालमपुर वाले पेपर के साथ ही करवाया था, कल की क्लास में हो चुका है। जिसने भी क्लास नहीं देखी, रोज़ सुबह 9:30 बजे क्लास आती है, रोज़ क्लास देखें।
और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।